जी, तो आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है पाकिस्तान अफेयर्स का। ये हम लोगों का इसके अंदर हम लोग जो चीज देखेंगे वो मेन ये होगी कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने थ्रू और पूरा कोर्स देखने हैं उनका हम एक यानी रोड मैप टाइप देख लेंगे कि बेसिकली हमें किस तरह इस सब्जेक्ट को लेकर चलना है और हम क्या क्या सोर्सेज जो हैं वो देखेंगे। और इसके अलावा आप लोगों के जो जनरल क्वेश्चंस होंगे सीएसएस के या पीएमएस के रिलेटेड, तो मैं उनको भी एड्रेस करूंगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आउटलाइन है जो कि मैंने जो पोस्टर था उसके अंदर बताई थी आउटलाइन कि भाई ये सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। तो उस आउटलाइन के मुताबिक ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो है जी, मुस्लिम डायनेसिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। ये मैंने बाय द वे सारे जो हैं बारी बारी आगे इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यानी इसके अंडर कितने टॉपिक्स आते हैं वो भी देखेंगे। इसी तरह आगे आ जाता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे एक लंबे अरसे तक चल जो एम्पायर रही है वो है। सेकेंडली ये सबसे पावरफुल थी और सबसे बड़ी एम्पायर रही है, जिसके अंडर ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट का सारा जो एरिया था वो इनके इनकी यानी जेर असर था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से हिस्ट्री में भी और ओवरऑल ये देखने में भी कि किसी भी जो पॉलिटिकल पावर होती है उसके राइज और फॉल की क्या वजह होती है। तो इसको हम एक केस स्टडी के तौर पर भी ले सकते हैं। फिर जी मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे, उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने किन चीज़ों पे काम किया, क्या क्या उनकी जो उन्होंने जो अपने जो लेगेसी छोड़ी है वो देखेंगे कि उनके बाद वाले लोगों ने उनसे क्या सीखा। और फिर पाकिस्तान पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ओबियसली पाकिस्तान स्टडीज हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान मूवमेंट या पाकिस्तान की जो बनने के दौरान उनकी जो खिदमात थी उनका उस क्या असर था, और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में या आज का जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग इनको फिर रिलेट करेंगे आगे पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। इसी तरह एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं, इनको डिटेल में देखेंगे हम लोग। एजुकेशनल मूवमेंट्स किन किन कौन कौन सी थी और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनको देखेंगे, और फिर उनके इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स है। फिर जी राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, ये बड़ा डिटेल में ये टॉपिक सबसे डिटेल में सबसे बड़ा टॉपिक है। और देखने में तो एक लाइन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि आपको मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा। आगे मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा जी। आगे है फिर हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में, जो 1947 पाकिस्तान बनने के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, यानी कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए, कौन कौन से जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं यानी कितनी कितनी देर के लिए रहे, किस किस पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था और उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स क्या थी। बेसिकली हम उन पे बात करेंगे, यानी उनके यानी पॉलिसीज पे, उनका जो मैनिफेस्टोस थे उन पे बात करेंगे कि वो क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर प्रेसिडेंट्स जो हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ क्राइसिस रहे हैं, पोलिटिकल क्राइसिस जो रहे हैं उनके भी हम उन पर भी हम बात करेंगे। हाँ जी, बाकी सबको आवाज नहीं आ रही? आई थिंक मेरी तरफ से तो आवाज क्लियर है। ये आप लोग ना अपना थोड़ा आपकी तरफ से कोई इशू होगा। चलें चलें, बेहतर है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स देखेंगे, ये मैं डिटेल में भी बताता हूँ कि वो कौन कौन सी थी। फिर आगे आ जाता है जी फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात करेंगे। ये टॉपिक मैंने अभी ऐड किया है, ये आउटलाइन में नहीं था जो मैंने पोस्टर में लिखी थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इकॉनमी वाला। फिर इसी तरह जी जियोग्राफी जो है पाकिस्तान की, उस पर बात करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम डायनेस्टीज जो थी सब कॉन्टिनेंट में बर सगीर में वो कौन कौन सी थी। तो सब कॉन्टिनेंट में जो अब हमें एक बात आप याद रखें, हमारा जो
पाकिस्तान है वो एक, आपको पता है कि नजरियाती मुल्क है, ठीक है। एक क्या है, एक नजरियाती रियासत है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट। दुनिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो आइडियोलॉजिकल है, किसी आइडियोलॉजी पे जो की बेस पे जो बनी है? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी की बेस पे कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान और इजराइल। हाँ जी, पाकिस्तान एंड इसराइल। अब देखिए ये आइडियोलॉजी की बेस पे हैं, और बाकी किस बेस पे हैं उन पे थोड़ी हम लोग बात करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी, ईरान, इस पे हम बात करते हैं, ईरान क्यों नहीं है वो भी बात कर लेते हैं। अब देखें, जो था ना ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, आप लोगों को अगर आइडिया हो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, अब ये जो ट्रीटी था ना 1646 आई थिंक उसके अराउंड, या 48 है, अब ये आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी डेट। अब ये जो था ना ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो था, इसके अंदर यूरोप में ये चीज डिसाइड की गई थी। हाँ जी, 48 ही था। तो ये चीज डिसाइड की गई थी कि हर नेशन जो है उसका हक, हर कौम का हक है कि उसकी एक रियासत हो। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ये चीज डिसाइड की गई कि हर कौम का हक है कि उसकी क्या हो, एक स्टेट हो। अब ये बात पहले वेस्ट में इंप्लीमेंट हुई, और उन्होंने जो कौम की डेफिनेशन की थी ना, कौम की डेफिनेशन की ये थी, उसके अंदर कौम की जो उन्होंने डेफिनेशन की थी वो ये थी कि एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी वन स्टेट इज इक्वल टू वन नेशन। फिर उन्होंने एक और बात की, वन नेशन इज इक्वल टू वन स्टेट। ये अब आप एक ही बात है लेकिन उसको घुमा के बात की, ये कैसे है अभी, अब थोड़ा गौर करें। उन्होंने कहा जी अगर कोई स्टेट है ना, एक एक टेरिटरी है, इस तरह एक टेरिटरी है कोई, तो उस टेरिटरी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनकी चाहे उनका कोई भी मजहब है, उनका कोई भी लैंग्वेज है, कुछ भी है, तो वो क्या है, एक नेशन है। एक तो ये चीज है। अब नेशन, अब वो लोग जो खुद को एक नेशन कहते थे वो किस बेस पे कहते थे, या वो खुद को एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते थे तो वो किस बेस पे चाहते थे? जैसे अब जर्मन हैं, तो जर्मन ने अपनी अलहदा स्टेट क्यों मांग रहे थे? उनकी वजह ये थी कि वो कहते थे कि हम सारे क्या हैं, एक जुबान बोलने वाले हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है। इसी तरह फ्रेंच जो थे वो अपनी लेदर स्टेट चाहते थे, ठीक है। जो इटालियन थे, इसी तरह बाकी जितने भी यूरोप में मुख्तलिफ नेशंस हैं, अब वो सारी अपनी अपनी, उन्होंने एक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया कि भी ये एक स्टेट होगी, और उस स्टेट के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत और भी लोग हैं तो उनको भी हम एक नेशन ही कंसीडर करेंगे। ये बात थी बेसिकली उनके नजदीक, कि वन नेशन इज इक्वल टू वन स्टेट। अब उसके अंदर अगर एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। अगर कोई एक टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं तो वो क्या होंगे, एक स्टेट होंगे। उस टाइम टेरिटरीज किस बेस पे डिफाइन हो रही थी, मोस्टली लैंग्वेज बेस्ड थी, मोस्टली जो है वो कल्चर बेस्ड थी, उनके अंदर मेन ये चीज थी। अंडरस्टैंड? अब पाकिस्तान जब बनना, पाकिस्तान अब ये शुरू में जो नजरिया था ना, ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाला था, ये सिर्फ यूरोप तक था। अब ये जब यूरोप से निकला, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान थे वो कौन थे, वो भी यूरोप से आए हुए थे, इंग्लैंड के थे। अब इंग्लैंड के लोग थे, अब इनको भी पाकिस्तान को जब बनाना था ना, पाकिस्तान के जो बानी है कायदे आजम और बाकी जो हमारे लीडर्स थे, उनको भी जब बताना पड़ा ना कि भी हम भी एक जो है ना वो हम भी एक अलहदा नेशन है, हमें भी एक स्टेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीटी वेस्टफेलिया में कहा गया ना कि अगर कोई अलहदा नेशन है तो उसको क्या चाहिए, एक अलहदा स्टेट चाहिए। अंडरस्टैंड? अब इन लोगों को जब ये बात साबित करना थी कि हम एक नेशन है, तो उसकी बेसिस क्या होते, क्योंकि अगर हम कहते जी हम पंजाबी हैं, तो वो कहते पंजाबी तो वो सिख भी हैं, वो भी पंजाबी हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं फिर रहते? यानी अगर हम ये बात कहते हैं कि हम पंजाबी हैं और हमें अलहदा स्टेट दो, तो वो कहते सिख भी पंजाबी, उनके साथ रह लो। तो सिखों के साथ तो इनकी बनती नहीं थी। फिर आ जाते, अगर हम ये लोग ये कहते कि हम लोग पठान है और हमें अलहदा स्टेट दो, तो वो कहते भी पठानों में तो भी उधर फिर आप उनके साथ मिल जाओ, अफगानिस्तान के साथ आपको अगर ज्यादा मसला उधर चले जाओ। सिंधी जो कहते हैं वो अलहदा, तो सिंधियों में भी तो हिंदू भी हैं, दूसरे भी हैं।
तो बता ये रहा हूं कि पाकिस्तान की जब यानी पाकिस्तान बनाने के लिए जब इस बात को साबित करना था कि मुसलमान एक अलहदा नेशन है, तो फिर किस बात की उन्होंने अब नेशन को किस बात पे डिफाइन किया? इस बात पे डिफाइन किया कि इस्लाम जो है ना, हमारा मजहब मुख्तलिफ है, लिहाजा हम इस वजह से मुख्तलिफ नेशन है। उन्होंने किस बात पे डिफाइन किया खुद को? कि क्योंकि हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हम अलहदा नेशन है इस वजह से, यानी मजहब की बुनियाद पे हम अलहदा। तो ये जो चीज है ना, ये दुनिया में पहली दफा हुई थी। इसराइल भी पाकिस्तान के बनने के बाद बना है। तो मजहब की बुनियाद पे नेशन की डेफिनेशन जो थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद पहली दफा किसी कौम ने की थी कि हम नेशन इस वजह से हैं क्योंकि हमारा मजहब मुख्तलिफ है। क्योंकि यूरोप में तो सारे ईसाई थे, इसके बावजूद वो क्या कर रहे थे, अब अपनी अलहदा स्टेट्स बना रहे थे। किस बेस पे बना रहे? इसी तरह आप देख लें, जो लोग स्टेट से अलहदा हुई है ना, ये जो है आपका ऑटमन एम्पायर से, ऑटमन एम्पायर के एम्पायर जो थी उसके अंडर आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेट्स थे ऑटमन के। ऑटमन के अंदर ये अरब सारा इसके अंडर था, आपका ये फारस जो था ये सारा इसके अंडर था, ये सारे इसके अंडर थे। अब ये लोग किस बेस पे हुए? इन्होंने कहा जी हम अरब हैं, अरब की जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं, या आप मिस्र है, बाकी जितनी इसी तरह फारिस वगैरह भी, ये सारे क्या कहते थे कि हम लोग क्या हैं, हम एक अलहदा दूसरा जुबान बोलने वाले लोग हैं। अलहदा कौमियत की बुनियाद इन्होंने क्या बताई कि हम अलहदा जुबान बोलने वाले लोग हैं। ये भी इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम भी मुसलमान हैं तो हम इस वजह से। तो ये वजह है कि वो लोग नजरियाती नहीं है, हम क्या है, हम नजरियाती हैं। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट की वजह क्या है कि हमने मजहब की बुनियाद पे, इस्लाम की बुनियाद पे खुद को नेशन डिफाइन किया था। और उन लोगों ने किस बेस पे डिफाइन किया था, अरबों ने या ईरानियों ने या बाकी जितने भी थे, उन्होंने अपनी बेसिस दी थी कि हम अलहदा कौम इस वजह से हैं क्योंकि हमारा हमारा इनसे कल्चर मुख्तलिफ है, हमारी जो जुबान है वो मुख्तलिफ है। ये बेस थे। क्लियर है? तो ये वजह है कि हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? मोहम्मद बिन कासिम से। हम कहते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम जब आया है तो उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो है वो तेजी से फैला है, और उसके बाद फिर यहाँ से बेसिकली इस्लाम की एवोल्यूशन हुई है। तो ये वजह है कि हम जब भी बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज में या पाकिस्तान अफेयर्स में, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, तो स्टार्ट लिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम से, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम पहली यानी यानी जो बुनियाद वो मोहम्मद बिन कासिम के जरिए पड़ी थी कि उसने यहाँ पर एक छोटी सी रियासत जो है वो कायम की। और वो बाद में फिर चलती चलती आगे मुगल एम्पायर तक फिर आई, और फिर बाद में पाकिस्तान बना। ठीक है, तो ये जी सारी स्टोरी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलें जी, बेहतर है। हाँ जी, स्टेट और नेशन में फर्क ये होता है कि स्टेट जो होती है ना, स्टेट जो होती है वो तो एक टेरिटरी और एक गवर्नमेंट और एक यानी सॉवरेन गवर्नमेंट हो, टेरिटरी हो और सब कुछ, ये इसको स्टेट कहते हैं। अब कुछ नेशंस ऐसी भी हैं जिनके पास स्टेट नहीं है, यानी नेशन स्टेट हो तो उसके अंदर नेशन होती है। यानी स्टेट जब होती है तो स्टेट के साथ नेशन का होना क्या है, मस्ट है। स्टेट और के अंदर क्या होती है, एक नेशन मौजूद होती है। लेकिन बाज का नेशन मौजूद होती है लेकिन उनकी कोई स्टेट नहीं होती। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। अब पैलेस्टीनियन जो है, अब पैलेस्टाइन वाले जितने भी लोग हैं, फलस्तीनी जितने भी हैं, अब वो नेशन तो है ना, लेकिन उनकी कोई स्टेट नहीं है। कश्मीरियों की बात कर लें, कश्मीरी क्या है, एक नेशन है या नहीं? लेकिन उनकी स्टेट नहीं है। ठीक है, तो स्टेट होना, ठीक है, स्टेट के अंदर नेशन जरूरी होती है। यानी जब स्टेट होगी तो उसके अंदर कोई नेशन मौजूद होगी, लेकिन नेशन हो तो जरूरी नहीं है कि उनकी कोई स्टेट भी हो। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं जी जिनकी अभी यहाँ पर आप चले जाएं, ये जो टर्की और इसके इर्द गिर्द कुर्द जो रहते हैं, कुर्द जो नेशन है, अब उन वो खुद को वो एक नेशन है। वो कुछ ईरान में रहते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी कुछ कुर्द रहते हैं, लेकिन वो एक नेशन तो है, लेकिन उनकी स्टेट कोई नहीं है। तो स्टेट इज
इक्वल टू अ नेशन, ठीक है, लेकिन नेशन होना का मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी कोई स्टेट भी हो। तो ये इस तरह से बात है, अंडरस्टैंड। चलें, बेहतर है। तो यहाँ तक ये हमने जिस जो स्टार्ट करना है वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करना है। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए और उन्होंने क्या काम किया। ऑब्वियसली ये डिटेल लेक्चर जब हमारे स्टार्ट होंगे तो उसमें हम बात करेंगे। फिर ये आ जाता है मुस्लिम डायनेस्टीज। मोहम्मद बिन कासिम आपको पता है चले गए वापिस, और उसके बाद काफी अरसा तक जो है यहाँ पर मुसलमानों की जो छोटी मोटी गवर्नमेंट चलती रही। लेकिन प्रॉपर जो मुसलमानों की गवर्नमेंट आई है ना, वो आई है स्लेव डायनेस्टी से। जो प्रॉपर जो है, जो सबसे पहली जो स्लेव डायनेस्टी जिससे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, तो ये जो मुस्लिम डायनेस्टी सबसे पहली बनी वो थी स्लेव। ठीक है, ये 1206 में जो है ना, ये सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी गई, और 1290 तक ये रही। 1290 के बाद यानी इस दौरानिए में इनकी क्या होता है, ये जवाल पजीर हो जाते हैं। अब फिर आ जाते हैं खिलजी। खिलजी जो है इनकी भी यही 1290 के बाद 1320 तक रहती है, तकरीबन 30 साल ये रहते हैं। फिर तुगलक आ जाते हैं, वो 1320 से 1413 तक तकरीबन 100 साल कह लें या 90 साल कह लें, ये लोग रहते हैं। फिर सैयद डायनेस्टी है, ये थोड़ा सा अरसा ये लोग भी रहते हैं। फिर लोधी डायनेस्टी है, ये भी कोई तकरीबन 70 साल तक ये लोग भी रहते हैं। तो ये छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जिनको यानी कह लें कि ये दिल्ली और इसके इर्द गिर्द इलाके, लाहौर और इस तरह इनके ना, इस तरह से इनके छोटे छोटे यानी यानी स्टेट्स टाइप थी। बाकी एरिया पे बाकी लोग हुक्मरान थे इस तरह से। लेकिन इसके बाद जब 1226 में ऐसे होता है, ये लोधी डायनेस्टी का आखिरी हकम होता है, इब्राहिम लोधी उसका नाम था, इब्राहिम लोधी। हम इन पे जी डिटेल में बात करेंगे। अभी ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ कि ये इस तरह से हम इनके हुक्मरान जो है उन पे बात करेंगे। उनकी उनमें से सबसे जो प्रोमिनेंट हुक्मरान थे जो उनके, उन पे बात करेंगे, और उन्होंने उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, इस्लाम के लिए क्या काम किया, वो उन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी जो है इसका लोधी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान था। इब्राहिम लोधी के साथ ज़हीरुद्दीन बाबर जो था मुगल एम्पायर का, ये जो पहला हुक्मरान है, ये आया और इसने जंग की पानीपत के मुकाम पे। ठीक है, पहली पानीपत की जो जंग है ना, वो ये इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान में हुई थी। तो ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी आपस में लड़ते हैं और ज़हीरुद्दीन बाबर जीत जाता है, और इस तरह से वो कब्जा कर लेता है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, उस टाइम दिल्ली सल्तनत इनके पास थी, लोधियों के पास। इस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर जो है अपनी वहां पे गवर्नमेंट बना लेता है। तो ये बाद में 4 साल तक जिंदा रहता है, फोत हो जाता है। उसके बाद उसका बेटा आ जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है ये आगे जो है 10 साल तक रहता है। 10 साल तक जब रहता है ना, तो उसके बाद ऐसा होता है, ये जो शेर शाह सूरी है ना, इसके साथ लड़के और इससे ये वापस ले लेता है, यानी इसको वहां से बाहर निकाल देता है। यानी इनकी आपस में लड़ाई होती है शेर शाह सूरी की और मोहम्मद हुमायूं की, और ये इसको किक आउट कर देता है। इस तरह से ये जो है ना, यानी इंडिया को छोड़ के, मतलब सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के अब काबुल चला जाता है। और बाद में फिर क्या होता है कि ये शेर शाह सूरी जो है ये 1945 में 5 साल बाद फौत हो जाता है। इसका बेटा इस्लाम शाह आ जाता है। इस्लाम शाह एक कमजोर हाकम होता है, और क्या करता है, हुमायूं उसके साथ लड़ता है, फिर वापस आके लड़ता है, और फिर ये उसको यानी उससे छीन लेता है दोबारा सल्तनत। तो इस तरह से फिर ये हुमायूं जो है दोबारा 1 साल जो है ना फिर हाकम रहता है। हुमायूं के फौत होने के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है ये हाकम बनता है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन इसने इसके जो एक स्टेट जो थी उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मुस्लिम स्टेट जो थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुस्लिम एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी इसके अंदर। फिर जी नूरुद्दीन सलीम जहांगीर जो था ये आता है इसके बाद। फिर शाहजहां जो है उसके बाद आता है, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आलमगीर। ये 1707 जो है ना, ये यानी ये इनका राइज मैं बता रहा हूँ। इसके दौरान ये जो पीरियड है ना, यानी 1526 से लेके 1707 तक, ये तकरीबन 225 साल का जो यानी एक ड्यूरेशन है, ये है जी इनका मुगलों का राइज का।
औरंगजेब आलमगीर जो है इसकी वफात के बाद अंपायर जो है वो आगे यानी इसका जवाल स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से फिर आखिर वो जो इसके बाद तो बहुत ज्यादा हाकम बदलते हैं, उनकी तो लिस्ट इतनी ज्यादा, उनको लिखने का फायदा भी कोई नहीं है। वो बहुत ज्यादा हाकम यानी हर 3 साल 4 साल बाद नया हाकम आ रहा होता है, एक दूसरे आपस में जंगें हो रही हैं कोई। और इसी साथ फिर अंग्रेज आ जाते हैं और वो अपनी जो है ना ईस्ट इंडिया जो है कंपनी, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू कर देती है। तो ये चीजें फिर स्टार्ट हो जाती हैं बेसिकली। अंडरस्टैंड। तो ये था जी इनका मुगल एम्पायर का, मैंने ओवरव्यू दिया। अब इनकी बात करें तो इन पे इनके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है पानीपत की जंग में कैसे वो जीता, क्या ऐसी चीज थी, वो उन पे हम बात करेंगे। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो था, इसने दोबारा किस तरह शेरशाह सूरी यानी इस्लाम शाह को किस तरह हराया, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर जलालुद्दीन अकबर जो है, इसके क्या कारनामे थे, इसका दीन इलाही जो था उसका क्या, उसके पीछे मकसद क्या था, और वजह क्या थी कि ये इस्लाम से इतना क्यों दूर चला गया था, वो भी हम देखेंगे। फिर जहाँ फिर जी जहांगीर जो है उसका हम लोग देखेंगे कि जहांगीर किस तरह इस्लाम की तरफ आया, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर शाहजहां जो है इसके बारे में मशहूर है, इसने ताजमहल बनाया था, ठीक है। इसके आखिरी दिनों में इसके साथ क्या हुआ था, ये कैसे मरा था, उसमें हम लोग बात करेंगे। औरंगजेब आलमगीर ने हुकूमत पे किस तरह कब्जा किया, और इसके बाद जो जवाल आया उसकी क्या वजह थी, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वजह से ना आप लोगों ने यानी ये जो समरी मैं बता रहा हूँ इसको इस तरह से लेना है कि ये बिल्कुल शॉर्ट सी है। इस पे हम लोगों ने डिटेल में आगे बात करनी है जी। चले आगे देखते हैं जी। आगे आ जाता है मुस्लिम रिफॉर्मर्स। मुस्लिम रिफॉर्मर्स में सबसे पहले आ जाते हैं जी शेख अहमद सरहंदी, जिनको कहा जाता है जी मुजद्दद अल फिसानी। मुजद्दद अल फिसानी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, ये ये वो शख्स थे जो जलालुद्दीन अकबर ने जो दीन इलाही लेके आया था उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, उन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अचीवमेंट्स में बात करेंगे, और बाकी जो चीज़ें रिलेटेड हैं कि इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या क्या काम किए, वो सारा कुछ। फिर जी शाह वलीउल्लाह जो है, शाह वलीउल्लाह बहुत ही आला पाए के आलम थे, और ये भी मुजद्दद थे। आ, तो ये जो 18वीं सदी है उसके मुजद्दद हैं। चलें जी, शाह वलीउल्लाह जो है इन्होंने 1703 में इनकी पैदाइश होती है, और आपको पता है 1707 में हमने ये देखा है कि औरंगजेब आलमगीर जो है ना उस वो फौत होता है। तो यानी इनकी जब ये बड़े हो रहे थे तो ये क्या देख रहे थे कि मुगल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन चल रहा है, वो अपने जवाल की तरफ जा रही है। तो इनके इसकी वजह से ये लोग इन्होंने भी फिर क्या किया, इस्लाम की रिवाइवल के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर जी सैयद अहमद बरेलवी जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये तीनों रिफॉर्मर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आ चुके हुए हैं। फिर जी आ जाता है अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट्स जो है, उन पे हम लोग बात करते हैं। एजुकेशनल मूवमेंट्स भी तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट आपको पता है सर सैयद अहमद खान की थी। तो सर सैयद अहमद खान जो है इन्होंने क्या क्या काम किए उन, और इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि ये प्रो यानी ब्रिटेन थे, यानी अंग्रेज जो थे उनके लोग कहते हैं ना अंग्रेजों के पिठ होते ये, मतलब अंग्रेजों के क्या थे, उनको उनके गुलाम थे। तो इस तरह लोग इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग साबित करेंगे कि उनके गुलाम नहीं थे, ये बेसिकली एक बड़े यानी स्ट्रॉन्ग मुसलमान थे, और इनकी इस्लाम के लिए खिदमात जो थी वो सारी हम बात करेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। फिर जी दारुल उलूम देवबंद जो है ये बनाया गया। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस्लाम के रिवाइवल के लिए काम किया गया और तालीम लोगों को दी गई। फिर नदवातुल उलमा जो है, ये लोग जो हैं जो आपको पता है मौलाना शिबली जो थे उनके वो इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो इन इन लोगों की खिदमात जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये हैं जी तीन एजुकेशनल मूवमेंट्स जिन पे हम लोग बात करेंगे, इनकी जो लेगेसी है उस पर भी बात करेंगे, और बाकी बाद में जो जो इस्लाम यानी बाद में जो जो कुछ हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। फिर ये मुस्लिम नेशनलिज्म जो है, इस्लाम ये जो हम ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। मुस्लिम नेशनलिज्म मतलब ये है कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हम बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान की स्पेस पे बना हुआ है, पाकिस्तान बना हुआ है मुस्लिम
नेशनहुड के नाम पे, ठीक है, मुस्लिम नेशनलिज्म या मुस्लिम नेशनहुड के नाम पे बना हुआ। यानी हमने कहा क्या बोला कि हम नेशन है क्योंकि हम हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हिंदुओं से हम मुख्तलिफ क्यों है, सिखों से हम मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि हमारा मजहब मुख्तलिफ है। तो ये बात है जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि ये मुस्लिम नेशनलिज्म आई कैसे। एक तो ओबियसली हम मुसलमान यहाँ पे थे तो उनमें मुस्लिम नेशनलिज्म आ गई, एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि अब सिख भी तो थे ना, सिखों में क्यों नहीं मुस्लिम नेशनलिज्म आई, सोचने वाली बात है ना। और भी तो ईसाई भी थे और भी बहुत सारी यहाँ पे जैन्स हैं सब कॉन्टिनेंट में थे, उनमें क्यों नहीं आई, उनकी जो नेशनलिज्म थी मजहब की बुनियाद पे उनमें क्यों नहीं पैदा हुई, तो हम में क्यों पैदा हुई। हमने बेसिकली इस पे बात करनी है कि वजह क्या थी, वो सारी वजूहात जो है वो हम हर एक इवेंट जो है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट इसके अंदर हुआ वो है जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1857 में जो एक कह लें कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और एक जंग आज़ादी लड़ी, तो ये 1857 में इसके क्या रिpercussions हुए और मुसलमान किस तरह अंग्रेज़ों के निशाने पे आए, वो हम लोग बात करेंगे, उसकी वजूहात देखेंगे। फिर जी अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसका क्या रोल है मुस्लिम नेशनलिज्म में, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसने मुस्लिम नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया, ठीक है। इसके अंदर आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, उर्दू हिंदी तनाजा, यानी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो थी, इसके अंदर भी जो है ना हमारे पास देख सकते हैं कि वो भी एक वजह थी कि मुस्लिम नेशनलिज्म जो है ना उसका राइज हुआ। फिर जी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मुसलमानों को ये महसूस हुआ कि हम लोग क्या हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। फिर ये आ जाता है कि अच्छा जी पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 में, और 1911 में ये दोबारा 1911 में ये दोबारा क्या हो जाते हैं, दोबारा जो है इसका मर्जर कर दिया जाता है बंगाल का। बंगाल एक आपको पता है बांग्लादेश जो है ना आज, और इसका उस टाइम तो इसके एक अभी तो बांग्लादेश ऑब्वियसली मुस्लिम एरिया जो है वो ही है। होता ये था कि बंगाल उस टाइम पे एक बहुत बड़ा एक सूबा था और इसके अंदर मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे किया अंग्रेजों ने कि जो मुसलमानों का एरिया था और एक हिंदुओं का, आधी आबादी एक साइड पे मुसलमानों की एक थी, एक साइड पे हिंदुओं की थी, यानी एक वेस्ट बंगाल था और एक ईस्ट बंगाल था। तो ईस्ट बंगाल जो है वो उन्होंने अलहदा कर दिया, वेस्ट बंगाल को अलहदा कर दिया। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल में क्योंकि ज्यादा मुसलमान थे उनको बड़ा फायदा हुआ, ईस्ट बंगाल में हिंदू जो थे उनको परेशानी हुई कि मुसलमान तो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी तो मौजें लगी हैं। तो इसकी वजह से वो उन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई। तो इससे पता चला कि हिंदू जो है वो मुसलमानों की जो बेहतरी है उसके ख्वाह नहीं है, वो चाहते हैं मुसलमानों के साथ ज्यादती हो, मुसलमानों के साथ जुल्म हो। तो ये इस वजह से भी एक हमें पता चला कि हमें एक अलहदा नेशन होना चाहिए। फिर जी इससे जो शिमला डेपुटेशन है आपको पता ही है, इसके अंदर मुसलमानों ने अलहदा जो इंतखाबात का तरीका होता है जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट जिसे कहते हैं हम लोग, उसके लिए बात की थी जो वायसराय था उसके साथ, गवर्नर जनरल के साथ। फिर ये आ जाता है जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, फिर वो बनती है। फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। फिर ये लखनऊ पैक्ट होता है, इसके अंदर हिंदू मुसलमानों का आपस में मुआहदे होते हैं। फिर जी इसके बाद आ जाते हैं जी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है अगेन जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको दोबारा से जो है ना मुसलमानों को दिया जाता है। फिर खिलाफत मूवमेंट है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो अलहदा कौम है। फिर साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है वो आता है, तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है साइमन कमीशन के रिएक्शन के तौर पे, जिसके अंदर जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुसलमानों को जो 1919 में भी और 1909 में मिला था उसके खिलाफ, उसके यानी ने खिलाफ बात करता है नेहरू, मोतीलाल नेहरू था जी इसका नाम, मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी। ये मोतीलाल नेहरू जो था इसने इसके खिलाफ बात की और उसके जवाब में फिर कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात दिए। अब ये मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को, ये बड़ी इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर यह रहता है जी इलामा इकबाल का जो इलाहाबाद का जो खुतबा था उसके अंदर अलहदा एक मुसलमानों की स्टेट की बात की। फिर जी
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसे उर्दू में कहते हैं, वो 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसके अंदर कायदे आजम के और बाकी लोग जो थे, अल्लामा इकबाल और इस तरह और लोग भी। फिर ये आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये जो था आता है, ये पहला एक कह लें कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था 1935 में। और इसके नतीजे में भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा जी, इसके साथ ही आ जाती है कांग्रेस रूल। 1935 का जब एक्ट आता है तो 1935 में एक्ट आता है ना, तो 1937 में ना एक इलेक्शन होता है सूबाई असम्बलियों का। जितने भी प्रोविंसेस थे ना, उनके अंदर एक इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन के नतीजे में कांग्रेस जो होती है ना, वो जीत जाती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो मुसलमान एरिया जो थे, मुसलमान जो सूबे थे जहाँ पे मुसलमानों की आबादी थी, वहां से भी कांग्रेस जीत जाती है। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, मुसलमानों के ऊपर क्या हो जाता है, जुल्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये हिंदू जो थे, इन्होंने वंदे मातरम स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया, और जो करिकुलम था उसको चेंज कर दिया, और बहुत सारी ऐसी हरकतें शुरू कर दी। फिर जी 1940 में ऐसे होता है कि जो एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन जी थी, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, मीनार पाकिस्तान जिस जगह पे है वहां पे ये पास की जाती है। फिर इस तरह होता है 1945 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, और इसमें मुस्लिम लीग जो है, ये जो मुसलमानों की सीटें हैं वहां पर मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से जीतती है। और इन इलेक्शंस के नतीजे में फिर क्या होता है कि लियाकत अली खान जो होते हैं वो वजीर खजाना बनते हैं जी, वजीर खजाना सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर में वजीर खजाना बनते हैं, और इस तरह करके मुसलमानों को वजारतें भी मिलती हैं, और वो इस तरह से मुसलमान एक कह लें कि गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जी कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है इसके बाद। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आता है, और मुसलमानों को और हिंदुओं को किसी एक इस बात पे राजी करना चाहता होता है कि भाई आप अलग अलग मुल्क ना बनाएं, आप इकट्ठे ही रहें। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर ये 3 जून प्लान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 जून प्लान ऑब्वियसली कैबिनेट मिशन प्लान जब फेल हो जाता है, उसके फेलियर के बाद ब्रिटिश जो है वो समझ जाते हैं कि भाई ये लोग नहीं मानेंगे, अब इनको ना अलग ही कर दिया जाए। तो उसके नतीजे में फिर 3 जून प्लान, जिसके अंदर प्रॉपर रोड मैप दिया जाता है कि इस इसको कैसे इनको अलहदा करना है। तो ये चीजें चल जाती। फिर रेड क्लिफ अवार्ड है, आपको पता है इसके अंदर जो पंजाब और जो आपका है बंगाल, पंजाब और बंगाल, उसको उसके लिए यानी कि उस एक यानी कि डिवाइड करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए ये एक कमीशन बनता है, रेड क्लिफ अवार्ड कमीशन जिसे कहते हैं। तो ये जो है डिसाइड करता है कि भाई क्या क्या, यानी कौन सा एरिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिविजन्स जो हैं मुसलमानों को मिलेंगे और कौन से हिंदुओं को मिलेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। तो ये थी जी मुस्लिम नेशनलिज्म। और ये सारे इवेंट्स जो हैं, जब हम लोग इन पर डिटेल में बात करेंगे, और अल्टीमेटली हमें ऐसे लगेगा कि ये जो मुस्लिम नेशनलिज्म है, ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये हर एक इवेंट ने मुसलमानों के अंदर अलहदा ममलकत का जो उनका तस्वुर था उसको मजबूत किया। जैसे आप ये इसको देख लें, कांग्रेस रूल जैसे ही आता है तो ये जो हिंदू हैं ये जुल्म करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों को लगता है भाई ये तो हमारे जो है ना, इनके ऊपर अब जब अंग्रेज चले गए तो ये तो हमें खा पी जाएंगे, तो ये एक वजह बनती है। फिर आगे ये जनरल इलेक्शंस को देख लें, जनरल इलेक्शन जो 1945 में होते हैं, इसमें मुसलमान उनको वोट ही नहीं देते जो कांग्रेस वाले हैं। इससे भी ये साबित होता है कि कांग्रेस वालों को पर मुसलमानों का जो अदम एतमाद था वो साबित होता है कि मुसलमान अलहदा मुल्क चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वोट किसको दिया, मुस्लिम लीग को दिया, जो कि एक सेपरेट कंट्री की बात कर रहे थे, सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। तो ये सारे इवेंट्स जितने भी आप देखेंगे, हमें हर एक इवेंट से ऐसे लगेगा कि भी मुसलमान जो है वो पहले दिन से मुसलमानों को, यानी उनके अंदर एक नफरत का बीज बो दिया गया था हिंदुओं की तरफ से, उनकी हरकतों की वजह से। तो ये हुआ। अब ये ना एक बंदा है, उसने एक बात की थी कि इंडिया क्रिएटेड पाकिस्तान, फिर आगे उसने बात की पाकिस्तान क्रिएटेड बांग्लादेश, पाकिस्तान क्रिएटेड बांग्लादेश। मतलब कि इंडिया वाले जो हैं
मतलब उस टाइम पे इंडिया से मुराद यही है कि भाई ये जो हिंदू हैं, कांग्रेस वाले जो हैं, उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ ज्यादती करते रहे। जब उनके साथ यानी उनका जब भी रूल मिला, जब भी उनको जहाँ पे भी मौका मिला, उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया। फिर पाकिस्तान जो था उसने क्या हरकतें शुरू कर दी कि बंगाली जो थे उनके साथ ज्यादा शुरू कर दी, तो अल्टीमेटली बंगाली भी जो है वो अलहदा हो गए। तो ये किसी ने बात की थी कि यानी ये इनकी हिंदुओं की हरकतों की वजह से एक अलहदा मुल्क बना, अदरवाइज ये लोग इकट्ठे भी रह सकते थे। फिर ये आ जाती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं 1947 से ऑनवर्ड्स जितनी भी हुई हैं, ये सारी हम लोग बात करेंगे। इस पे मैं कह चुका हूँ कि हम जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और जितने भी हमारे पास बाकी जो कह लें कि आए हुए हैं जनरल्स जिन्होंने हुकूमत की है, अयूब खान था या जनरल ज़िया था या परवेज मुशर्रफ था, उन पे हम लोग डिटेल में फिर उनकी पॉलिसीज पे बात करेंगे और उनकी अचीवमेंट्स जो हैं उन पर बात करेंगे। क्लियर है? तो उन्होंने ओबियसली कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ बुरे काम भी किए होंगे, तो वो सारे हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। फिर ये आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आती हैं इनका, और इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जी सब मसला ये बनना, पाकिस्तान जब बनता है ना, तो सबसे पहले जो चीज थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस जो है 1947 से स्टार्ट होता है, 1956 तक ये चलता रहता है तकरीबन। आप देख सकते हैं 9 साल लग जाते हैं पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, अब इसके पीछे क्या हडल्स थी, क्या क्या इवेंट्स थे, किसकी वजह से ये हुए, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो होता है 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लियाकत अली खान जो है वो पेश करते हैं। लियाकत अली खान ये प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि एक बताया गया जिसके अंदर कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बेसिस क्या होंगे। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ना, आपको पता है जब अंग्रेज छोड़ के गया है ना, तो अंग्रेजों ने ऐसे किया था कि 1945 में जो इलेक्शंस हुए थे, मैं ऊपर जो बात कर चुका हूँ, 1945 या 19 ये 45 और 40, यानी ये असल में स्टार्ट हुए थे 1945 के एंड पे स्टार्ट हुए थे, और 46 के शुरू तक यानी चलते रहे थे। तो ये जो इलेक्शन से इसके नतीजे में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ये असेंबली बाद में इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक पाकिस्तान के लिए और एक इंडिया के लिए। ठीक है, अब जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने क्या करना था, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इंडिया वाली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के एक गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जो थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो अंग्रेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी छोड़ के गए थे, इसको पकड़ा और डिसॉल्व कर दिया, इसको इसको जो है ना तोड़ दिया, उस असेंबली को खत्म कर दिया, फिनिश। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि ये उस असेंबली के प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन जो है ये चले जाते हैं सिंध असेंबली में, सिंध असेंबली में जाकर केस कर देते हैं। वो एक केस अभी चलता है, उसके क्या नतीजा निकलता है हम लोग बात करेंगे इस पे। आजकल आप बड़ा नाम सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि जी हमारे आजकल के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसको दफन कर दिया। ठीक है, नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। वो क्या था उन पे, उस पे हम लोग बात करेंगे कि वो नजरिया जरूरत क्या था। और उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर जिनको कहते हैं जी, जस्टिस मुनीर के क्या हरकतें थी जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आई और सारी चीजें। वो फिर क्या होता है कि अच्छा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बाद बनाई जाती है। ये असेंबली फिर क्या करती है, 1956 का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेम करती है और फाइनली इसको पास करके उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये जी इस तरह से पाकिस्तान पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाता है, और इस तरह से वो एक रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, उससे पहले पाकिस्तान क्या था, एक डोमिनियन था। डोमिनियन आपको शायद पता हो, बेसिकली डोमिनियन ये होती है कि उससे पहले पाकिस्तान जो था वो अ, वैसे तो फिजिकली तो आज़ाद था, लेकिन लीगली आज़ाद नहीं था। लीगली वो क्या था, अंग्रेज़ों का अभी भी कह लें कि गुलामी में था, कॉलोनियल था उनका भी, उनकी कॉलोनी था। क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल होता था वो
अपना जो यानी हलफ होता था वो किस चीज पे उठा रहा होता था, वो इस बात पे उठा रहा होता था कि वो लॉयल रहेगा अंग्रेजों का, यानी जो किंग ऑफ यानी ब्रिटेन का जो किंग है या वहाँ की जो क्वीन है उसका क्या रहेगा, लॉयल रहेगा। तो पाकिस्तान इससे पहले 1956 से पहले एक डोमिनियन की हैसियत से रह रहा था, और 1956 में वो एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब कि अब वहाँ पे हुक्मरानी जो है वो पाकिस्तानी अवाम की है, ना कि किसी किंग की या किसी क्वीन की है। तो ये चीज़ होगी। फिर ये आ जाता है कि 1958 में 2 साल बाद जो है ना मार्शल लॉ लगता है, सिकंदर मिर्जा साहब जो है ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं। तो इन्होंने 1958 में मार्शल लॉ लगाते हैं और उस साथ ही खुद प्रेसिडेंट रहते हैं और एक नया ओहदा बनाते हैं जिसको कहते थे जी फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल का यानी चीफ फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान जो थे उनको बना देते हैं। ये जनरल अयूब खान जो है ये क्या करते हैं, ये पकड़ते हैं और ये सिकंदर मिर्जा साहब को भी फारिग कर देते हैं और खुद फील्ड मार्शल बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिकंदर मिर्जा को उठा के बाहर फेंक देते हैं। प्रेसिडेंट ने क्या किया, सिकंदर मिर्जा ने क्या किया, मार्शल लॉ लगाया और फील्ड मार्शल अपॉइंट किया जनरल अयूब को। तो जनरल अयूब ने पकड़ा, प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। तो अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट जो है इसको पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं और ये जनरल अयूब का अब दौर स्टार्ट हो जाता है 1958 से ऑनवर्ड। अब उसके अंदर एक केस आता है 200 केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, वही जो जस्टिस मुनीर हैं अभी दोबारा उस टाइम तक वो भी यहाँ पे जस्टिस ही रहते हैं। ठीक है। फिर जी मेहदी अली खान केस है, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के हमें याद दिलाता है। फिर जी अयूब खान जो है एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आते हैं जिसे बीडी कहते हैं, यानी बेसिक डेमोक्रेसी। तो ये जो है हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ थी और इस ये एक बड़ा यूनिक किस्म का था। बाय द वे इस पे हम जब बात करेंगे ना, इस तरह का बड़े कम यानी बड़े काम क्या, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में ऐसा सिस्टम मौजूद होगा। ये बड़ा इसने एक यूनिक किस्म का एक सिस्टम लेके आया था। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बाद ये बनता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनता है। इसके हम ऑब्वियसली करेक्टरिस्टिक्स पेपर में आती हैं वो देखेंगे। फिर जी 1962 से 69 ये अगेन जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट रहता है और ये जो याह्या खान है ना 69 में मार्शल लॉ लगाता है, अयूब खान जो है ये गायब हो जाता है, रिजाइन करके निकल जाता है। फिर जी आगे आ जाता है 1971। 1971 जो है इस आपको पता है 1970 में इलेक्शंस होते हैं और 90 और उन इलेक्शन के नतीजा जो होता है वो ये ना याह्या खान मानता है ना उस वक्त जो भुट्टो था, जुल्फकार अली भुट्टो, ना वो मानते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि ढाका जो है वो अलहदा हो जाता है। इस पे हम डिटेल में बात की जा सकती है कि उसकी क्या वजूहात थी और क्यों वो अलहदा हुआ। ये हम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वाला है ना ये पीछे जो है ये जो इसके अंदर ये सारी चीजें देखेंगे। फिर ये आ जाता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बनता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली पेपर में आती हैं। और फिर इसके हम लास्ट में देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जितनी भी हैं सारी वो हम लोग वन बाई वन देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली सारी तो नहीं, अभी काफी सारी हो चुकी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो ये थी जी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हम लोग पेपर में डिटेल में सॉरी जो लेक्चर्स होंगे उनमें डिटेल में हम लोग देखेंगे और इन पे पेपर आ चुका हुआ है। हर एक टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब आगे आ जाती है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसके हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट में पाकिस्तान को क्या क्या मसाइल हुए। ऑब्वियसली पाकिस्तान जब बनता है ना तो आपको पता है स्टार्ट में कश्मीर का मसला पैदा हो जाता है। ये जो कश्मीर इशू था, कश्मीर इशू जो है आपको पता है बहुत ज्यादा यानी 1948 में ही ये मसला पैदा हो गया था। ठीक है। इंडिया ने पहला हमला कर दिया, पाकिस्तान को डर था कि ओबियसली इंडिया जो है हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है और वो हमला करेगा तो हमारा कुछ भी नहीं बचना। तो उन्होंने पाकिस्तान को शुरू में ही अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई। तो पैसों के लिए पाकिस्तान ने बड़े काम किए हैं। ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट का भी नाम दिया जाता है, गैरिजन स्टेट का भी नाम दिया जाता है।
ठीक है। तो ये सारे पाकिस्तान के लिए ना, आपको उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक, ये हम लोग बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट कैसे बना। पाकिस्तान को अपना सारा जो पाकिस्तान के, अभी भी हम जो बात करते होते हैं ना कि हम अपने बजट का इतना परसेंट जो है वो फौज हमारी खा जाती है, तो वो फौज खाए या ना खाए, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है नए, जैसे ही पाकिस्तान बना है उसके बाद से पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी का के लाले पड़े हुए थे कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे करें, इस स्टेट को सिक्योर कैसे किया जाए। और ये हकीकत है कि इनका जो इंडिया वाले हैं, इनका रवैया इस तरह का था। आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि इन्होंने हर मामले में, पाकिस्तान के हर मामले में इन्होंने टांग अड़ाई है। इंटरनेशनल लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल, किसी भी जगह पे आपस का मामला है, कहीं दूर का मामला है, इन्होंने हर जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ गए। तो उसका नतीजा क्या था कि पाकिस्तान को हर वक्त इस डर में था कि कहीं ये जो है ना हम पर हमला ही ना कर दे और पाकिस्तान कहीं खुदा न खास्ता ये उस पर कब्जा कर ले। तो ये वजह थी कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो खुद को यानी अपनी इकोनॉमी को बेहतर किस लिए कर रहा होता था, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी को अभी भी ड्राइव कर रहा है। अभी भी आप देखें ये जो, अच्छा फिर इसमें बहुत ज्यादा एक बात की जाती है कि जो ये जो जर्नल्स थे जितने भी हमारे, उनकी जब गवर्नमेंट्स रही हैं, यानी जो मार्शल लॉज थे, मार्शल लॉज के अंदर क्या वजह थी कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। यानी अयूब खान का दौर देख लो, इसका दौर देख लो, जिया का या मुशर्रफ का, तीनों में इकोनॉमी बहुत, वो उसकी हम वजूहत देखेंगे कि वो क्या ऐसा फैक्टर था कि जो, एक फैक्टर आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है कि तीनों ही अदवार में बाहर से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था। तीनों ही अदवार में, यानी ये जो जर्नल्स के दौर है, मार्शल लॉज के दौर है, इन तीनों ही में बाहर से डॉलर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। अब जिया का दौर देख लें, उसके अंदर जो जंग चल रही थी वो सोवियत, पाकिस्तान की सोवियत के साथ जंग चल रही थी। ये जो अफगानिस्तान के ऊपर रूस ने हमला किया हुआ था ना, वो जंग चल रही थी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना अमेरिका में डॉलर दे रहा था, तो इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर थी। मुशर्रफ का दौर देख लें, उसके अंदर भी ऐसे था। जबकि अयूब का दौर देखें तो उसके अंदर भी तकरीबन इसी तरह ही था कि वहां पर पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो, ये बहुत सारे जो बाहर के अदारे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो इस ये वजह थी कि वहां से बाहर से डॉलर्स आ रहे थे और हमारी इकोनॉमी बेहतर थी। जबकि जब यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप रही है उसके दौरान इतनी तरक्की नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वहाँ ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, एक तो ये वैसे ही इनके पास कोई इतने इख्तियारात भी को नहीं होते और अल्टीमेटली ये इतनी स्टेबल भी नहीं रहती, इनकी पॉलिसीज में इतनी कंसिस्टेंसी भी नहीं है। अब देख लें, अभी ये पिछले 10 साल में जो 2008 से ऑनवर्ड, आप 2018 तक ही देख लें, कितने 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। अभी देख लें पिछले 5 सालों में 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। तो ये 15 सालों में अगर आप 6 प्राइम मिनिस्टर आप बदल चुके हो तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे 15 सालों में तो 3 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए थे। तो 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, तो 6 पॉलिसी, 6 दफा आपने पॉलिसीज चेंज कर दी, तो अल्टीमेटली इकॉनमी आपकी खाक दुरुस्त होनी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी इकॉनमी के पीछे। और भी हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्यों नहीं बेहतर हो रही, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, सॉरी एक्सपोर्ट्स क्यों बेहतर नहीं हो रही, पाकिस्तान की जो यानी कि इकॉनमी को एजुकेशन के साथ जो एक ताल्लुक है कि एजुकेशन सेक्टर जो है वहां से किस तरह हम एक नॉलेज इकोनॉमी को किस तरह लेके आ सकते हैं। तो हमारे जो है यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नॉलेज इकोनॉमी पर भी। ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी किस तरह बेहतर, उसको कैसे लेके आ सकते हैं। फिर जी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर पीस आ जाए तो वो क्या, कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। फिर जी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात कर लेंगे, रूल ऑफ लॉ जो है उस पर बात कर लेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके साथ भी हम देखेंगे जी इसका क्या ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें जो है, फिर टूरिज्म जो है उसको भी देख लेंगे कि टूरिज्म जो है वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर, और बहुत सारे जी इसमें फैक्टर्स होंगे जो हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये था जी। अब आ जाती थी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की। तो फॉरेन पॉलिसी में हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के। ठीक है, किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे हम फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले तो प्रिंसिपल सिंपल सा है कि हम कभी भी, हम एक नजरियाती स्टेट हैं। हम जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान का पासपोर्ट देखें तो हम ऊपर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के किसी भी
मुल्क में सफ़र करने के लिए मतलब ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस पे बेस कर रही है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे की बेस पे कर रही है। तो हम किसी भी ऐसी कंट्री के साथ ताल्लुकात ही नहीं बनाएंगे जो कि इस्लाम का मुखालिफ होगा। ठीक है। फिर जी डिफरेंट इराज ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो ये जी हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इराज थे। तकरीबन अभी जितने भी डेकेड्स गुजर चुके हुए हैं, तकरीबन 8 डेकेड्स आप कर सकते हैं। ठीक है, 8 डेकेड्स, 8 तो नहीं 7 मेन बनते हैं। तो ये 7 तरह की पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज चेंज हुई हैं। ठीक है, आज आज हमारी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी किस यानी कौन सा इरा चल रहा है? आज का इरा हमारा ये है कि हमारी है जी उसको कहते हैं इकोनॉमिक ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी। यानी हमारा मेन इंटरेस्ट अब क्या है कि हमने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो नेशनल एक बनाई थी, इमरान खान के दौर में बनी थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरह का। ठीक है, तो ये जो थी ना, इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी के लिए भी गाइडलाइंस दी गई थी। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, इसके अंदर इकोनॉमी को मेन यानी सेंटर में रखा गया था कि भाई हमने इकोनॉमी को बेहतर करेंगे तो हम अपना जो है ना अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आजकल जो हमारा इरा चल रहा है वो ये है कि हमने इकोनॉमी को बेहतर करना है, इकोनॉमी पे जोर देना है। जितना भी हमारा जोर है वो किस बात पे? इकोनॉमी पे, हमारा और कोई नहीं। इससे पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान का जो मुशर्रफ दौर में रहा है वो क्या है कि डॉलर लिए जाओ और खाए जाओ, इस तरह का हमारा चलता रहा। उसमें मेन यही था कि उसको बोलते हैं जी कॉपरेशन या कोलेबोरेशन टाइप हमारी चल रही थी कि हमने जो है टेररिज्म को ख़त्म करना है और दुनिया के साथ अमन के लिए कोलैबोरेट करना है। तो इस तरह का हमारा इरा चल रहा था। ठीक है, इसी तरह ज़िया दौर में भी कुछ इस तरह की था, और बाकी भी इस तरह के हमने तकरीबन 7 के करीब मुख्तलिफ इराज हैं, उन पे हम लोगों ने बात करनी है। फिर हम देखेंगे कि इनमें फ्लॉज क्या थे और अब वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड पे भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, इनके खदोखाल देखेंगे कि ये यूएस रिलेशंस कैसे कैसे चेंज होते रहे वक्त के साथ साथ। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पे हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे चेंज होते रहे टाइम के साथ साथ, आज क्या सूरत हाल है। पाक अफगान रिलेशन, इस पे हम लोग बात करेंगे। पाक इंडिया रिलेशन, इस पे बात करेंगे। पाक सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जब हम लिखते हैं तो इससे मतलब ये है कि जितनी भी गल्फ स्टेट्स है ना उनके साथ ताल्लुक, जितना भी अरब दुनिया है ना उन सब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब वहाँ पे मेन है और जिसके इसके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं उसके सब के साथ अच्छे होते हैं। फिर जी पाक पाक रशिया, उसके साथ ताल्लुकात आजकल आपको पता है इमरान खान के दौर में खास तौर पे हुए। अभी भी ये जो गवर्नमेंट है ये भी वहाँ पर यानी अ, सस्ता ऑयल खरीदने की बात हो रही है, गंदम खरीदने की वहाँ से बात हो रही है। फिर जी पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है इनके साथ रिलेशन, ये जो काजाकिस्तान वाली है ना, जितनी भी स्टेट्स हैं जिन्हें तान स्टेट्स कहते हैं जी, तान स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट्स जो हैं इनके साथ क्या क्या यानी पाकिस्तान के फ्यूचर में क्या है और आजकल क्या चल रहे हैं वो सारी हम बात करेंगे। पाक ईरान रिलेशन, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह हम लोग इसमें देखेंगे। फिर ये लास्ट में हमने जो बात करनी है वो जो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, इसको वैसे मैं स्टार्ट में ले करवाऊंगा शुरू में, क्योंकि ये ज़रूरी है। जियोग्राफी जो है इसके अंदर हम पाकिस्तान का जो मैप है, पाकिस्तान के जो दरिया है, पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो अभी यानी पाकिस्तान सबसे जो मेन चीज़ है वो पाकिस्तान का मैप के बारे में हम लोग जो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1-2 लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे इसमें। यानी आप लोगों को एक ये आइडिया हो जाएगा कि जब मैं बताऊंगा कि फलां जगह से सी पैक फलां फलां जगह से गुजर रहा है तो आपको पता चल जाएगा। आपको जब मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है तो आपको फौरन आइडिया हो जाएगा जी फलां कंट्री है। शुमार यानी नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको फौरन आइडिया हो जाएंगी। और ये बेसिकली इसका मकसद होगा जियोग्राफी का। और फिर मैं जो पाकिस्तान के जो जब जैसे इंडिया के साथ वॉर्स हैं, 1965 की वॉर है या बाकी जो 1948 की वॉर है, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जी इंडिया ने फलां जगह से हमला किया और फिर फलां, वो भी आपको फौरन आइडिया होता जाएगा। तो जी मैप्स होते हैं, आपको पता है ये आपके क्वेश्चन में एक आध मैप जब आप बना देते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बंदे को पूरी समझ है पाक अफेयर्स की,
तो मैप जो बनाने आपको आ जाएंगे, पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी कैसे मैप बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यही था कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनीवन। एनी क्वेश्चंस जी, आप लोग पूछिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। What is Afrindi for pressure of books? चलें बात करते हैं जी। ये बुक्स मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले तो इसके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसमें हम लोग, मैं आपको बता दूं कि एक तो ये है के अजीज की जो बुक है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये बुक जो है, अच्छा ये जो बुक होगी आपको बताएगी कि मुस्लिम नेशनलिज्म वाला जो बात है ना, वो सारी मुस्लिम नेशनलिज्म वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, सारी मुस्लिम नेशनलिज्म वाली। फिर जी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल जो हमारे मामलात हैं वो सारे डिटेल में आपको इससे मिल जाएंगे। फिर जी ट्रैक टू पाकिस्तान जो है, ये भी जो है आपको प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री है उसको मजीद आपके लिए यानी आसान कर सकती है। फिर जी पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स बाय क्रिस्टोफर जेफर्स लॉर्ड जो है, ये बंदा जो है इसने, यानी ये बुक जो होगी थोड़ी ऑब्जेक्टिव स्टडी होगी। आपको ऊपर जितने भी ऑथर्स हैं ये सारे क्या हैं, पाकिस्तानी हैं, और ऑब्वियसली इनके अंदर बायसनेस होगी, लेकिन ये जो है एक अंग्रेज ने लिखी हुई है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी नजर आएगी, यानी कोई बायसनेस नजर नहीं आएगी, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के आज के हालात क्या हैं और उनका जिम्मेदार कौन है। फिर इसी तरह पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद, ये भी जो है आपको ओवरऑल, अगर आप सिर्फ एक बुक पढ़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली बाकी बुक्स पढ़ने भी, ये बुक है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर ये सिर्फ एक बुक ये पढ़ना चाहते हैं शमशाद अहमद साहब की, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। फिर ये पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुस्तार, ये तो मस्ट है, ये फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें आपको कवर हो जाएंगी। गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन, ये जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है और पाकिस्तान के ओवरऑल जो पाकिस्तान के जो कह लें कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, ठीक है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो ये चीज़ें, ये बुक्स जो हैं मेरे ख्याल में अगर आप लोग साथ साथ कंसल्ट करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, तो उनको ज़रूर देखिए आपको। इस इज द पॉलिसी फॉर ऑफ गेटिंग एग्रीगेट इज, हाँ जी, ये समरा चल रही है, आपको 120 नंबर ही लेने होते हैं। आपका जो ये 3 पेपर्स होते हैं ना, पाक अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स और जीएसए, ये तीनों जो होते हैं इनमें आपको टोटल 120 नंबर लेने होते हैं, तो तब आप पास करते हैं। यानी इस, अब जीएसए में ज्यादा ले लें, सीए में ले लें या पाकिस्तान अफेयर्स में ले लें, तो आपकी ओवरऑल 120 होने जरूरी है, बाकी मैं मैटर नहीं करता। एनी अदर क्वेश्चंस? वेलकम। चलें जी, बेहतर है। और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, किसी और भी बात आप करना चाहें तो। सर नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप? हाँ जी, नोट्स, ये जो मेरी स्लाइड्स होंगी ना ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, और इसके ऊपर जो कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारा कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को यानी नोट्स का, यानी ये बहुत अच्छे होंगे, यानी यहाँ पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वो। इवेल्युएशन जो है आप लोग करवा सकते हैं,
ऑब्वियसली उसकी फिर लिमिट होगी। ये तो नहीं है कि सेशन ख़त्म हो जाए और आप उसके 6 महीने बाद मुझे कहें कि सर मैं एवेल्युएट करवाना चाहता हूँ। सेशन के दौरान करवाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, और आप साथ साथ जितनी भी एवेल्यूशन करवाएं मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन आप जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन सेशन के बाद ऑब्वियसली फिर बाकी सेशन स्टार्ट हो जाते हैं और इतना फिर टाइम नहीं मिलता कि यानी सारे बच्चों को फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाए। लेकिन सेशन के दौरान ऑब्वियसली मेरा फोकस आप लोगों पे होगा, तो आप लोग जितनी भी वैल्यूएशन करवाना चाहें मैं आपके लिए जो है ना टाइम निकाल सकता हूँ। बेहतर है जी। बाकी ऐसा होगा कि मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करूंगा और क्या नहीं, एक थोड़ी चीज़ बता दूं। इट वाज, चलें जी, हमीदुल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस सेशन का। अच्छा जी, एक बात मैं बता दूं कि एक तो मैं आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा। स्लाइड्स में मतलब डिटेल नोट्स होंगे, और आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर जो कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मैप बनाता हूँ, वो भी इस इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर होगा। इन्हीं को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सेकंड जो चीज़ होगी वो होगा जी, अ, इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी ना वो आप लोगों को मिला करेगी, वीडियो नहीं बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दिया करूंगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से प्रोवाइड होंगी। इस तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी जी आर्टिकल्स जो होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डांस से होंगे, डेली टाइम्स वहाँ से होंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी जो दी न्यूज़ है ये तो लोकल है ना, तो इसी तरह जी इकोनॉमिस्ट से मैं पाकिस्तान के मुतालिक कोई टॉपिक होगा, यानी अच्छे अच्छे जो भी, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ 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 शेयर करूंगा। जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग क्या कर सकें, एक यानी एक तो जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी जो आर्टिकल्स होंगे वहां से आप अपने आर्गूमेंट्स मजीद बेहतर कर सकें। देखिए, अब चीज ये होती है कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, उस अब वो अगर 10, अभी मैं यानी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो ये सारे स्टूडेंट्स अगर ये सेम आर्गुमेंट्स वहाँ पे पेपर में लिख आते हैं, तो कोई एग्जामिनर को ऑब्वियसली जब आप डिफरेंट कुछ चीज़ नहीं देते तो वो आपको अच्छे मार्क्स क्यों दे। दूसरे स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप डिफरेंट वहाँ पे कुछ लिखेंगे। तो वो कैसे आप अच्छे कर सकते हैं, जो जो चीजें मैं साथ शेयर करूंगा ना, आपको कोई बुक का एक मैं चैप्टर शेयर करता हूँ कि भाई आप लोग ये बुक का चैप्टर पढ़ें, तो वो बताने का मकसद ये होगा कि बच्चे जो हैं वो क्या करें कि वो चैप्टर पढ़ें और अपने कंटेंट में, अपने आर्गुमेंट्स में वेरिएशन लेके आएं, अपने जो है ना कंटेंट को मजीद बेहतर करें। तो वो ये आर्टिकल्स उस चीज के लिए होंगे। तो बाकी जो होगा वो तो सब बच्चे कवर कर ही रहे होंगे, लेकिन वो बच्चा ज्यादा नंबर लेगा जो ऑब्वियसली इन चीज़ों को कवर कर सकेगा, साथ साथ बुक्स पढ़ेगा या आर्टिकल्स जो होंगे, या कोई मैं बुक का चैप्टर शेयर करता हूँ, या मैं कोई वैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी साथ शेयर कर सकता हूँ, तो वो आप लोगों को इस तरह से हेल्पफुल होगी। तो सेकंड जो चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिए जिन जिन जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। आई थिंक एक आध सीट रह गई है, जो लोग यानी वो 25% वाली जो है ना, 25% ऑफ वाली जो, तो उसमें वैसे जो फी है वो है जी 4500 सेशन की। लेकिन जो बच्चे यानी अगर क्वालिफाई कर सकते हो, एक आध सीट है उसमें, तो वो उन लोगों के लिए 3500 है। आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम्म, अच्छा, ये इसमें जो टाइमिंग है ना, मतलब कितनी ड्यूरेशन क्या होगी वो देखें। सेशन जो होगा मोस्टली 4 वीक्स की होता है, मंडे टू वेडनेसडे होगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि अगर आप मैं यानी मुझे लगा कि अभी टाइम हमें मजीद चाहिए, मजीद लेक्चर्स चाहिए, तो ये 4 से 5 वीक्स भी हो सकता है, 5 से 6 वीक्स भी हो सकता है। तो मेन जो हमारा मकसद होगा वो ये होगा, ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है
इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकें, बात कर सकें और आप लोगों को समझ आ सके। तो हमारा मकसद मेन ये होगा। बाकी टाइम 4 से 5 वीक्स भी हो सकते हैं, 5 से 6 भी हो सकते हैं, तो ये इस तरह का सीन होगा। बाकी क्लासेस जो होंगी वो मंडे टू वेडनेसडे होंगी, 3 डेज अ वीक यानी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी इसमें। एनी क्वेश्चन जी? नहीं तो हम लोग साइन ऑफ करते हैं। चलें जी, बेहतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इंशाल्लाह हम लोग बाद में जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।